बहुत VBI है ना। ये आपको समझने में मदद करेगा बहुत कुछ, ठीक है। हम लोग अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं उस सब के बारे में है जी, ठीक है। हमारा सेंस ऑर्गन, आप लोग बचपन में सुने हुए हम लोग के पास है ना जी 5 सेंस ऑर्गन होता है। एक स्किन होता है, एक हमारा क्या होता है आपको नोज होता है, एक टंग होता है, एक आई होता है और एक ईयर होता है जी। ये पांचों सेंस ऑर्गन कैसे काम करता है उसके बारे में इसी चैप्टर में डिस्कस करना है जी। दो टॉपिक को तो बढ़िया से डिटेल कर दिया एनसीईआरटी, आई और ईयर को जी, ठीक है। लेकिन वो दो टॉपिक और भी दिया हुआ है, रिमेनिंग 3 टॉपिक भी दिया हुआ है। स्किन कैसे काम करता है और साथ साथ है ना जी आपको है ना टंग और नोज कैसे काम करता है वो भी जानेंगे जी, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्रेन भी समझना है, स्पाइनल कोड भी समझना है। कल हम बोल रहे थे आप लोगों को कि ब्रेन जो होता है ना क्विक काम सॉरी मतलब ब्रेन जो होता है ना वो प्रैक्टिस की हुई चीजों को याद रखता है जी। मतलब बचपन में आपको अगर हैंड राइटिंग बनाना सिखाया गया होगा तो आज आपको हैंड राइटिंग में टेंशन नहीं होता, जैसा मतलब आप इधर भी देखते रहोगे वही परफेक्ट हैंड राइटिंग में बना सकती हो जैसा आपको बचपन में हैंड राइटिंग में सिखाया गया था जी, ठीक है। तो कोई भी चीज हैबिट बन जाता है ना, हैबिट, जिसका मतलब ब्रेन में स्टोर हो चुका है वो, और वो ब्रेन उसको 10 दिन तक स्टोर करता है। अगर 10 दिन के अंत में तुम उसको रिवाइज करोगे ना तो फिर अगला 10 दिन के लिए आपको स्टोर करता है। कहता है कि एवरेज लड़का जो है, जो नॉर्मल है, मतलब वो कहता है कि बस हम एवरेज है, मतलब हमको पढ़ना पड़ता है तब याद होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके पास है ना बहुत सारा कप्पा पार्टिकल होता है ना, कुछ गामा वेव होता है जो क्विक क्विक बनता रहता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं नहीं हमको सर ऐसा नहीं है, मेरे साथ दिक्कत है कि हमको आपको समझाइए पहले और फिर उसको 2-3 बार पढ़ेंगे घर पे, तब जाकर के हमको फील होगा कि हमको याद कर सकते हैं जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि तो हम बता रहे थे आप लोगों को क्या कि हमारे शरीर को ना कंट्रोल किया जाता है जी, ठीक है। और कंट्रोल कुछ इस तरह से किया जाता है, ठीक है, कि आपके शरीर का हर एक पार्ट आपकी बॉडी में कंट्रोल, मतलब पॉइंट ये है कि सर हम बोले थे अभी क्या आपको कि हमारे शरीर को है ना सर आपको ब्रेन कंट्रोल सर करता है, ठीक है, ब्रेन का। हाँ बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि हमेशा डेली जो है हैंड राइटिंग बदल जाए। तो डेली प्रैक्टिस नया नया तरह का करना होगा, किसी किसी चीज का नकल उतारना होगा। जैसे तुम चाइनीज लिखना चाहते हो तो चाइनीज या कुछ भी दूसरा लैंग्वेज जैसे तेलुगु वगैरह लिखना चाहते हो तो उसका हैंड राइटिंग अलग पैटर्न में बनेगा। तो उसको देख देख के तुम प्रैक्टिस करोगे। जैसे अभी तुम हिंदी इंग्लिश लिखने का या उर्दू लिखने का प्रैक्टिस किए हो, बचपन में आपको 3-4 लैंग्वेज सिखाया गया होगा, तो आप उस 3-4 लैंग्वेज को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, उसका हैंड राइटिंग बना लेते हैं। पर वही हैंड राइटिंग वही प्रेशर जरूरी नहीं कि सर आपको दूसरे पे आ जाएगी, ठीक है, पहले पर जम के। हाँ लेकिन हाँ एक बात हाँ ये भी है, वो जो पेन का जो प्रेशर होता है ना, जो देखो कोई बच्चे का पेन पकड़ने का स्टाइल होता है, वो स्टाइल है ना रैंडमली वही आ जाता है। मतलब कि अगर आपको बचपन में पेन को पकड़ने का जो तरीका सिखाया गया होगा, अगर हम अचानक कोई चीज कह दे लिखने के लिए तो आपका कुछ देर बाद पेन का प्रेशर वैसा ही हो जाता है। नहीं कोई लेटर लिखा ना और वो लेटर इसी आदमी ने लिखा था या सिग्नेचर जो है इसी आदमी ने किया था, कभी आप फास्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो फास्ट लिखने का मतलब क्या, आपका हमेशा फास्ट में लिखा हुआ हैंड राइटिंग वैसा ही रहेगा। मतलब मैंने कि प्रेशर पेन को पकड़ने का जो प्रेशर होता है वैसा ही रहता है। मतलब हर दो आदमी का, जैसे हम कोई चीज लिखे, माने कोई बोर्ड पे हम कुछ लिख दिए या एक कागज पे हम कुछ लिखे हैं, है ना, और वैसा ही मेरे ही नकल का कोई एक लड़का और भी लिखा है, लेकिन जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है ना वो पकड़ लेगा कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक आदमी का पेन का प्रेशर जो होता है ना, पेन को पकड़ने का प्रेशर अलग होता है सर, ठीक है जी। इस वजह से उसका हैंड राइटिंग क्या होता है हर एक दो आदमी का अलग दिखाई देता है जी, ठीक है। हर एक में आपको डिफरेंस जो दिखाई देता है पेन का। लेकिन हाँ आप हैंड राइटिंग चाहे तो बदल सकते हैं, पर पेन का प्रेशर नहीं बदल पाएगा। पेन का जो प्रेशर होता है ना वैसा का वैसा बना रहेगा, ठीक है। तो हम कह रहे थे क्या आपको कि सर जितना भी एक्टिविटी सब है वो सब किसी ना किसी ब्रेन के पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ब्रेन में कोई ना कोई हिस्सा होता है जो इसको क्या करता है सर आपको कंट्रोल करता है जी, ठीक है। तो ब्रेन में आपको एक रीजन था, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे पहले भी क्या चल रहा था, हैंड राइटिंग। नहीं उससे पहले, हाँ यस मेमोरी। तो मेमोरी पे बात कर रहे थे हम लोग। हाँ मेमोरी मेमोरी पे बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हम कहते कोई लड़का ऐसा कोई निकलता है जो कहता है कि हमको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ते थे याद होता है। तो सही है, 2-3 बार जब आप पढ़ते थे याद होता है ना, तो वो मेमोरी 10 दिन के लिए आके स्टोर हो जाता है। और फिर उसी 10 दिन के बीच में अगर आप उसको रिवाइज करते हैं ना तो अगले 10 दिन के लिए याद हो जाता है जी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको बचपन में आपको अपना नाम सिखाया गया होगा और नाम आपका अभी तक याद है, ठीक है, आपको अपना जो नाम होगा वो याद है, क्योंकि आप कभी ना कभी 10 दिन के अंदर में एक बार जरूर अपना नाम को रिवाइज कर लेते होंगे, यानी कहीं ना कहीं अपना नाम लिखते होंगे, कहीं ना कहीं कोई आपको नाम से बुलाता होगा तो आपको याद आता है ये तो मेरा ही नाम है ना जी। ऐसे करते करते कोई चीज लंबे टर्म में चला जाता है, लंबे टर्म में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है।
लेकिन यही जगह पे और आज मान लीजिए कि आज आपको रोड पे गए और आपके कंधा से कोई आदमी टकराया है, तो आज तो याद रहेगा आपको, है ना जी, कल भी याद रह सकता है, परसों आप उसका चेहरा भूल जाइए कि कौन आदमी था, हमको बस ये याद आएगा कि हाँ टकराए थे, ठीक है जी। और आपको फिर 5वां दिन, आपको 6ठा दिन, 10वां दिन हम आपसे पूछे कि फलाना तारीख के डेट में इतना बजे में कोई टकराया था, तुम कैसे हो सकता है टकराया हो, हमको याद नहीं। क्या है, क्योंकि तुमने इसका प्रैक्टिस नहीं किया था। अगर कोई चीज को प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो मेमोरी में बदल जाता है, ठीक है। डेली तुम याद रखा कि 10 बजे में फलाना तारीख के डेट में वो लड़का टकराया था हमको, तो तुमको लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद है। जैसे मान लो आज के डेट में हम कहते हैं कोई चैप्टर हम आपको बायोलॉजी का पढ़ाएं और आप उसको दोबारा रिवाइज ही नहीं किए, है ना जी, मतलब उसको एक बार भी नहीं पढ़े, जो उस टाइम में पढ़े तो वही पढ़े रह गए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3-4 दिन तक याद रहा होगा, है ना जी। लेकिन आज हम तुमसे पूछे तो हाँ सब पढ़े थे लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हाँ कुछ बोलिए ना, याद आएगा, कुछ याद आएगा, ऐसे करना शुरू कर दोगे, इसका मतलब क्या आपने प्रैक्टिस नहीं किया था उसका, इसलिए वो चीज याद नहीं रहा। कोई भी चीज को लंबे समय तक याद करने का तरीका ढूंढ रही हो, है ना, एवरेज स्टूडेंट के लिए। कोई बच्चा एवरेज, ज्यादा तो देखिए पॉपुलेशन में 70% पॉपुलेशन हम लोग का क्या है, एवरेज ही। एवरेज मतलब क्या, खराब कोई चीज नहीं होता एवरेज। एवरेज अच्छा स्टूडेंट का एक निशानी होता है कि वो मेहनत करके अपने आप को अचीव करता है, तब उसका मेहनत ईमानदारी में बदल जाता है, वो सोचता है कि हमने इतना मेहनत करके ईमानदारी से लाया, वैसा टाइप का। तो एवरेज स्टूडेंट क्या होता है कि उसको पढ़ना पड़ता है कोई चीज को, ठीक है। तो कोई चैप्टर को वो अगर पढ़ लेता है, जैसे हम आपको एक चैप्टर, जैसे आज का ही क्लास हम पढ़ा रहे हैं, डेली तुम याद करोगे फलाना डेट के डेट में सर जी ये सब बात बोल रहे थे, तो सर डेली तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक आएगा, डेली तुम इस बात को रिकॉर्ड रिवाइंड करोगे, और रिवाइंड करते करते क्या होता है कि तुम 15 दिन बाद भी तुमसे पूछेंगे ना फलाना डेट के दिन क्या बोले थे, दूंगा हाँ वो चीज बोले थे याद है हमको। तो सर इसका मतलब क्या है कि आप है ना सर वो चीज को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई लड़का आप ही लोगों में से भी कहेगा कि सर हमको क्लास में आपका बात याद रहता है ना जी। कोई बात ऐसा हो जाता है, जैसे अभी हम कह दे कि कुछ चीज ऐसा कुछ बोर्ड पे लिख दिया तुमको याद हो गया, कहे ये सर याद है। जैसे कोई लड़का को हम कह दे थोड़ी देर के लिए हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना जी, आपको एक एक शब्द लिख रहे हैं जी, ठीक है, कुछ भी, जैसे हम लिख रहे हैं आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल लिख रहे हैं जी, ठीक है, तो इसको कोई समझना होगा, इसको मतलब सब याद हो गया ना कि एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिमाग कॉन्शियस है, यही जगह पर हम एक स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है। मैंने आपको लिखी हाइबरनेशन या कुछ और स्पेलिंग, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग लिख देते हैं, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग तुमको पढ़ के याद करना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज क्विक याद हो जाता है, जैसे आप लोगों को कभी कोई टॉपिक ऐसा समझाने लगे हम कि झटके से दिमाग में घुस गया, दोबारा नहीं हो पढ़ोगे तो ये याद रहता है। बहुत आदमी देखता है कोई फिल्म या कोई वीडियो ऐसा देखा, उसका वीडियो का चप्पा चप्पा याद कर लेता है। जैसे बाहुबली फिल्म देखे होंगे, एकदम सीरियस होकर देखे होंगे बाहुबली फिल्म, तो उसका पूरा कोना कोना याद है कि फलाना स्टेप में यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये स्टेप हुआ था। अपने दोस्त को पूरा कहानी सुनाने लगता है अगले के दिन, है ना जी, और 10 दिन बाद ही पूछते तभी कहानी सुनाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा होता है ना जी। तो कुछ बच्चे जब फोकस करके पढ़ते हैं जी, कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत फोकस रहता है जी। तो कहता है कि क्लास में अगर आप फोकस करके सिर्फ बोर्ड पे देखिए और हमको देखिए और किसी चीज के बारे में नहीं सोचिए, तो आप क्लास का है ना आपको 68% हिस्सा अपने आप कैच कर लीजिएगा। 68, 100 नहीं, कभी भी कोई आदमी 100% एक्वायर नहीं करता है किलरवा जी। तो 100 तब होगा जब घर पे जाके एक बार पढ़ लेगा उसको, या एक बार अपने क्लास में गुनगुना लेगा, तब मतलब क्लास इंड हुआ, थोड़ा देर के बाद अपना वो सोचने लगा ये सब तो आज बोले सर, यानी एक दफा रिवाइज कीजिएगा, वो चीज है ना मेमोरी 90 से 99% पे आ जाएगा, 100% पे आ जाएगा। फिर उसको 2-3 दिन के अंदर में रिवाइज कीजिएगा, तो वही मेमोरी 10 दिन के लिए याद हो जाएगा। 10 दिन के अंदर में एक दफा फिर रिवाइज कर, फिर अगला 10 दिन के लिए याद हो जाएगा। कुछ जा रहा है जी बात में, ऐसे करते करते मेमोरी पावर हम लोग का बढ़ जाता है जी, ठीक है। लेकिन कोई लड़का क्लास में इधर देख रहा है, दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, दोस्त को गप दे रहा है ना, कभी इधर चुट्टी काट रहा है, कभी उधर कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्लास का मात्र 13% ही हिस्सा जाता है दिमाग में। उसको याद आता है कि सर जी कुछ बोल रहे थे आज क्लास में, लेकिन घर पे बैठ के एकदम शांत दिमाग से पढ़ना शुरू कर देगा। मतलब देखो ना, कोई कोई बदमाश बच्चा रहेगा, तुमको कभी देखो क्लास में बहुत बदमाश था, लेकिन देखते सर वो भी टॉप करता है क्लास में या अच्छा नंबर लेके आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि वो जानता है कि घर पे रिवाइज भी जरूरी होता है। तो वो क्या करता है, जो लड़का इधर तो ध्यान देता है क्लास में, उसको दिमाग ही नहीं रहता कि सर क्या बोल रहे हैं। कभी कभी घर पे भटक गया कि घर पे खाना क्या बना होगा, ऐसा कुछ सोचने लगता है, तो दिमाग भटक गया ना, तो इसका मतलब सर उसको है ना 17% जा रहा है सर। कान कितना बंद रखोगे ना, आंख कितना बंद रखोगे ना, तुमको 17% आसपास का मेमोरी का फील होता है। और उस 17% को है ना सर, हम लोग घर पे जाकर के 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार रिवाइज करोगे। कोई देखो रट्टा मारता है इस लाइन को, तो एक लाइन पढ़ा दिए उसको कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, तो घर पे 10 बार 20 बार रट्टा मारता है। वो रटने से उसको क्या आता है कि कम से कम 2 दिन 3 दिन याद हो जाता है उसको, है ना जी। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद फिर 10 बार रटता है उसको, तो फिर उसको अगला दिन का 10 दिन का याद हो जाता है, और फिर ऐसे करते करते उसको 100 दिन तक याद होता है जी। मतलब मेमोरी को दोनों तरह से अचीव किया जा सकता है, फोकस करके भी आप अचीव कर सकते हैं, है ना जी। फोकस करके अचीव कीजिएगा तो आपको 68% क्लास में याद हो जाता है। बाकी का 100% करने के लिए एक दफा रिवाइज करना होता है। वो 5 मिनट का भी रिवीजन आप कर लीजिएगा ना, तो वो आपको 100 पहुंचा देगा। लेकिन वो 100% मेमोरी 100 टाइम के लिए हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसको बीच में रिवाइज करना पड़ता है, 3 दिन के अंदर में रिवाइज करना पड़ता है,
10 दिन के अंदर में रिवाइज करना पड़ता है। कोई लड़का आप लोग में से ऐसा कहेगा कि हम कोई आज से 10 दिन पहले जो टॉपिक पढ़े थे ना सर, आज हमको याद है। सच, आज मान लो आज से 10 दिन पहले हम आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाए थे, तो एड्रिनल ग्लैंड का कुछ कुछ बात याद होगा। कोई लड़का पूरा लाइनें सुना देगा अभी हमको, ठीक है। आप लोग में से भी किसी से पूछे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सुना देगा, चप्पा चप्पा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की गहराई तक सुना देगा। कोई लड़का आधा अधूरा बात सुनाएगा, एड्रिनल ग्लैंड में अच्छा ये था वो था, हाँ ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे थे सर आप, मतलब उसको अभी आप याद भूल रहा है वो, मतलब वो क्लास का थोड़ा सा ऐसा भूल चुका है, दिमाग लगा रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो ये सब कौन करके देता है ना, ये ब्रेन करके देता है जी। ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, ठीक है। इसको हम समझा पाए तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसमें यही दिक्कत हो तो बोलिएगा हमको, ठीक है। ये एक ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक सब भी हो सकता है जब आप ब्रेन के बारे में पढ़िए। कोई लड़का हमसे शिकायत करता है कि हमको याद ही नहीं रहता बहुत कुछ, है ना जी, बहुत कुछ भूल जाते हैं। भूलने का मेन कारण ये कि वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है। रिवाइज कीजिए, रटिए, रटने से भी आपको मेमोरी को पहुंचा, इसलिए कि अंदर चीज हो गया, रटना अच्छा चीज नहीं। रटना का यानी कि उसको समझ के रटना भी जरूरी है, ये बात भी हम मानते हैं, लेकिन फिर रटिएगा भी ना। कोई बच्चा रट भी लेता है ना, तब भी उसको मेमोरी लंबे समय तक याद रखता है, उसको थोड़े आपको अवसर लेना है, बस उसको मेडिकल क्वेश्चन बन जाए ऐसे टाइप का रटना है उसको, ठीक है। सर कोई कहता है कि दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर है, याद ही नहीं होता है रटने में। हाँ, तो उसको बचपन में न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, है ना, न्यूरॉन ही नहीं डेवलप किया होगा, है ना जी। कुछ कुछ एक बच्चे बार आप में बोले थे ना सर, एक बार आप न्यूरॉन बोले थे ना, डेवलपमेंट नहीं हुई होगी, हर नया है ना जी। चीज के लिए एक नया न्यूरॉन बनता है। क्या हुआ? जो हेलो, कुछ भी हम नया सीखते हैं ना, हाँ उसके लिए नया हाँ न्यूरॉन बनता है। हाँ, बोलो, नया सीखते तो नया न्यूरॉन बनता है, अगर उसको बार बार रिवाइज डिजनरेट कर जाता हाँ है वो। वही, हाँ डेवलप करता है, यस, नया डेंड्राइट नया, हाँ नया से, हाँ डेंड्राइट्स नया डेंड्राइट बनता है वही, हाँ हाँ डेंड्राइट्स नया बनता है। बताएंगे आगे सब कुछ आएगा। चले आगे बोलते हैं जी। अब आइए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नया टॉपिक नया दौर, है ना जी। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बताया गया है। कोऑर्डिनेशन आपको इसका हिंदी मतलब आना चाहिए, है ना जी, तालमेल जो होता है जी, ठीक है। हम आपको बोले भी थे कि कोई प्रोग्राम अरेंज करना है, मान लो किसी स्कूल में हो आप, और आपको किसी का फेयरवेल को आपको ऑर्गेनाइज करना था, है ना जी। मान लीजिए आप 9th में है और आपके 10th के बच्चे के लिए फेयरवेल देना है, तो आप क्या करते हैं, सारा चीज को बांट लेते हैं जी, ठीक है। मतलब आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट को कह देते कि भाई आपको डेकोरेशन देखना है, किसी को कह देते आप नाश्ता का आपको रखिएगा, कोई स्पीच के लिए तैयारी कीजिएगा, कोई आप अतिथि को स्वागत कीजिएगा, कुछ टेबल कुर्सी का अरेंजमेंट कीजिएगा। जब आप ऐसे करके काम को बांट लेते हैं ना, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल। एनसीईआरटी पहला पेज में यही समझा रहा है कि आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं, सच फिनोमेना इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सर एग्जाम्पल देके समझाइए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि आपको एक तेज दौड़ के जाना है सर, एक जगह से दूसरी जगह आपको दौड़ते हुए पहुंचना है, मतलब यहाँ दरभंगा टावर आपको दौड़ते हुए जाना है। जब दौड़ना शुरू कीजिएगा तो पैर वाले रीजन में सर क्या होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो देखिएगा जब पैर वाले रीजन में ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो ब्रेन क्या करता है कि ब्लड का फ्लो है ना पैर की तरफ बढ़ा देता है, दिल की धड़कन को तेज कर देगा ताकि खून जल्द से जल्द वहां पहुंचे। सांस के रेट को भी बढ़ा देगा, ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ाता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप ले सके, ठीक है। ये दोनों चीज क्या होता है, ब्लड के रास्ते कहाँ पहुंचे, पैर के पास। अब पैर के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा मिल सके, तो सर सारे जगह आसपास के मसल से ग्लूकोज को भी पहुंचाता है, ताकि पैर में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, आपको माइटोकॉन्ड्रिया सब तोड़ ताड़ के एनर्जी बना करके ज्यादा से ज्यादा पैर के रीजन में हीट पैदा करे और ज्यादा से ज्यादा आपको नीचे दूर तक ले जाने में मदद करेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब आप, है ना, वहां तेजी से जाके पहुंच जाइएगा, और जब पहुंचिएगा और जब आप आराम कीजिएगा, मतलब टावर के पास पहुंच गए, आराम कीजिएगा, देखिए फिर से धीरे धीरे दिल की धड़कन स्लो हो जाएगा, सांस लेना आपको धीरे धीरे कम जाएगा जी, ठीक है। मतलब कुछ देर हाफिएगा, फिर कुछ धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाते हैं। ये क्या था सर, ठीक है। जब आप दौड़ना शुरू किए थे तब आपको हार्ट बीट और आपका ब्रीदिंग रेट सब बढ़ गया था जी। जब आप आराम करना शुरू किए तो सब कुछ घट गया सर। इसका मतलब कोई है हमारे अंदर में, जब आपको कोई जब की जरूरत था पैर को न चलना था, सर हार्ट बीट क्यों बढ़ गया, लंग्स का ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि सर ये दोनों कंट्रोल कर रहा था पैर को कंट्रोल कर रहा, इस दोनों को भी कौन कंट्रोल कर रहा था, हमारा ब्रेन। तो हमारे शरीर को, है ना, एक तालमेल बैठाना पड़ता है सर, हर एक ऑर्गन से काम लेने के लिए। तो ये तालमेल कौन बैठा के देता है, ब्रेन बैठा के देता है। सच आज अपने देश को भी चलाते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, तालमेल बैठाता है ना जी, ठीक है। और जैसे आप लोग अभी देखते हैं स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है, तो वो सब तालमेल बैठाता है कि कब एग्जाम लेना है, कितना बच्चे को सिलेबस पढ़ाना है, वो सब। वैसे ही आपके शरीर में भी सर क्या होता है, बहुत सारे आपको, है ना, पैटर्न होते हैं सर, ठीक है जी। अब वो पैटर्न जो देखते हैं सर, ठीक है, ये पैटर्न आपको चलने में मदद करता है जी, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में यही समझा रहा है
कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ये बहुत जरूरी होता है आपके शरीर को, आपको नहीं एक कोऑर्डिनेट वे में चलाने के लिए। एक इंग्लिश यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है होम्योस्टैट। होम्योस्टैट का मतलब मेंटेनेंस होता है। अगर आप अंदर के चीजों को मेंटेन करते हैं, इस घटना को होम्योस्टैटिस के नाम से बुलाते हैं। एनसीईआरटी में ढूंढो ये लाइन। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है टू मेंटेन एवरीथिंग या टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। अंदर के इन्वायरमेंट को आप मेंटेन करने के लिए जो भी पैटर्न या तरकीब निकालते हैं, सच इज कॉल्ड होम्योस्टैट। तो होम्योस्टैट सब समझा दिया हम आपको। और ये होम्योस्टैट को मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर दो तरीका इस्तेमाल करता है सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो देखते हैं, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या सीधे कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर में तालमेल कैसे बैठता है? हमारे शरीर में तालमेल दो तरीके से बैठता है। एक होता है न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल। एक होगा सर क्या, केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, है ना। इसी को आप लोग कहे थे नाम इंडोक्राइन कंट्रोल। इसी का दूसरा नाम क्या रखे थे हम लोग? इंडोक्राइन कंट्रोल। इंडोक्राइन कंट्रोल के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। और ये आपको क्या था, न्यूरल कंट्रोल के नाम से हम लोग बुलाए थे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्या, दो तरह का जो कंट्रोल है ना जी, एक है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल और एक क्या सर आपको, मतलब इसका हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। मतलब हमारे शरीर को कंट्रोल करना हो दो तरकीब होता है सर, है ना, न्यूरल और केमिकल, है जी। दोनों में से फास्ट और स्लो कौन होता है सर? सबसे फास्ट ये होता है, सेकंड के चौथे मतलब फास्ट होता है 0.04 सेकंड में वर्क कर देता है सर, है जी। जबकि ये टाइम लगता है सर, महीना, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे टाइम लग जाता है, महीना दिन भी लग सकता है, ठीक है। हार्मोन कंट्रोल होने में समय लगता है, कुछ साल भी लग जाता है। जैसे आप कहिए ना, हम लोग में जो सेक्स हार्मोन होता है, लड़का या लड़की में जो सेक्स हार्मोन होता है, मतलब वो LH FSH और क्या नाम है टेस्टोस्टेरोन, तो 14 साल की उम्र में निकलता है सर। इसका मतलब सर आपको ये हार्मोन बहुत टाइम लगता है सर, ठीक है जी। मतलब है ना, ये आपको स्लो होता है सर, ठीक है। टेक टाइम ना, टेक लॉन्ग टाइम, इसमें लंबा समय लगता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो देखते हैं सर, ये कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट करता है, एक सेल से दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना हो तो कैसे कम्युनिकेट करता है? बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कम्युनिकेशन आपको डन बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और ये कम्युनिकेशन कैसे करता है? बाय जनरेटिंग या बाय सिक्रीटिंग हार्मोन। हम सीधे शब्द इस्तेमाल करते हैं हार्मोन, क्योंकि हम पढ़ाए हुए आपको हार्मोन से कंट्रोल करता है, ठीक है जी। ये एकदम शॉर्ट लिव होता है सर, शॉर्ट लिव, सेकंड में ही आया, सेकंड में ही चला गया, शॉर्ट लिव, है ना जी। जैसे अगर हमको मान लीजिए इधर पढ़ा रहे थे, आपको लड़का हमको चुभा दिया कुछ यहाँ पे, हम इधर से झटके से इधर देख लिए और ऐसे करके दाब दिए, ठीक है, हो गया खत्म, है ना जी। तो इतना जो शॉर्ट लिव होता है सर, ये कम समय के लिए रहता है, ठीक है। पर ये लॉन्ग लिव रहता है। एक बार जब हार्मोन आ गया ना, जैसे देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में 14 साल की उम्र में निकलना शुरू हो जाता है और 70 साल तक निकलता ही रहता है, मतलब 70 साल तक दाढ़ी मूंछ उसको आता ही रहेगा जी, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग लिव होता है ना, असर बहुत दिन तक रहता है इसका, है ना जी। लॉन्ग लिव, है ना जी, लॉन्ग लिव, ये बात याद रखिएगा आप लोग, है ना जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको इसमें, है ना जी, इसमें अगर देखा जाए, है ना जी, ये वाला केस में तो सर ये जो आपको होता है सर, नॉट ओनली अट्रैक्ट या ओनली कन्वे टारगेट सेल, है ना जी। ये आपको सिर्फ ओनली आपको क्या था, कंसर्न विथ, है ना, ओनली कन्वे, वही ठीक था ना, कन्वे आपको ना टारगेट सेल, है ना जी, टारगेट सेल, किसी टारगेट सेल को ही आपको कन्वे करेगा और किसी को नहीं। मान लीजिए कोई लड़का हमको यहाँ चुभाया है ना, तो हम इसी जगह पे दबाते रहेंगे, ऐसे कभी ऐसे नहीं पकड़ेंगे कि भाई यहाँ दर्द है, जहां पे चोट है वहीं पे दर्द, और वहीं पे इलाज करते रहेंगे ऐसे से करके। सुई या कुछ चुभा दिया या मच्छर काट लिया, तो आप उसी जगह को आपको रगड़ते रहते जहां पे आपको मच्छर काटा था या सुई चुभाया गया था जी, ठीक है। लेकिन सर मान लेते हैं कि सर यहाँ पे कोई चीज काटा है, मैंने कोई आदमी तुमको इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन तो पूरा बाह फूल गया, इतना दूर फूला हुआ है जी, तब तुम क्या देखते हो, गर्म पानी से पूरा सेकते हो ना जी। दिया था सुई यहाँ पर, अब पूरा इलाका स्वेल कर गया सर, ठीक है जी। तो अब इसको शांत करने के लिए हार्मोन आएगा सर, वो हार्मोन क्या करेगा, इसको शांत करेगा जी। दिमाग लग रहा है जी, यानी कि टारगेट के अलावा नन टारगेट को भी कंट्रोल करना हो। जैसे ओवरी याद कीजिए आप लोग, ओवरी जो हम लोग पढ़े थे, हमको यही एग्जाम्पल चल रहा है, क्योंकि सुबह वाला बैच में रिप्रोडक्शन है चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो LHFSH जो आता है ना सर, LHFSH, तो सर यहाँ पे जो देखिए बहुत सारा सेल होता है, तो सारे सेल को कंट्रोल करता है सर, ठीक है जी।
और जब ये LHF देखते हैं सर, तो इस ओवरी के सेल के अंदर में भी सर कुछ ना कुछ करता रहता है, मतलब पूरा पूरा सेल पे घुसता रहता है जी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को भी कंट्रोल करने लगता है, जबकि टारगेट था सर इसका एक सेल, और ये क्या कि पूरे सेले को कंट्रोल करने लगता है, पूरा आसपास के पूरा ओवरी को ही कंट्रोल करने लगता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर, टारगेट नॉन टारगेट दोनों को कंट्रोल करने लगता है ना। आपको इफेक्ट है ना, इफेक्ट सीन ऑन बोथ टारगेट एंड नॉन टारगेट टिश्यू है ना जी। ये दोनों टिश्यू पे काम करता है सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसमें जो देखते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो देखते हैं सर, ठीक है, ये आपको स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्टिमुलाई मतलब जरूरत, जैसे आपको जो कोई चोट पहुंचाया, जैसे अभी हम सवाल जवाब पूछ रहे हैं ना, ABCD अगर पूछ रहे हैं आपसे, तो आप उसका जवाब भी दे रहे हैं, इसका मतलब स्टिमुलस हुआ, ये हम तुमको झटका दे रहे हैं तब। जबकि ये जो है ना सर, ये फीडबैक पे काम करता है, बॉडी में चेक करता रहता है कौन हार्मोन कम गया, कौन हार्मोन ज्यादा हो गया, ऐसे चेक करके तब ये काम करता है, स्टिमुलस से नहीं काम करता है। जैसे हम तुमको बोल रहे भाई तुम अपने बॉडी से एड्रिनल ग्लैंड निकालना, मतलब ये क्या नाम है, कैथाकोलामाइन निकालना शुरू कर दो, तुम क्या निकाल दोगे? नहीं ना जी। जब तुमको डर लगेगा ना, हालांकि वो अच्छा एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल, इंसुलिन लो। इंसुलिन क्या होता है कि आपके बोलने से थोड़े निकल रहा होगा, वो आपको तब निकलता है, देखता है कि ग्लूकोज है ना सर आपको ब्लड में ज्यादा हो गया है, तब निकल रहा है जी, ठीक है। इस केस के लिए हम लोग क्या नाम लेंगे, हम लोग है ना जी, आपको फीडबैक मतलब कैसा रिस्पॉन्स है शरीर में सर, उस आधार पर सर ये आपको काम करता है, फीडबैक मैकेनिज्म है ना जी। फीडबैक सही है सर, ये फीड का क्या है, FEAD सही है। फीडबैक मैकेनिज्म, ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। सब नोट्स में लिखा हुआ है, हम नोट्स आपको PDF शेयर कर देंगे, आइएगा, कोई ऑफलाइन तो हम आपको दे भी देंगे, है ना जी। इस चैप्टर का नोट्स ले लीजिएगा, जो ऑफलाइन आ सकते हो, जो ऑनलाइन है तो उसको हम PDF जरूर डालेंगे, टेलीग्राम वाला चैनल पे डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालेंगे, उस पर लिंक डाल देंगे। टेलीग्राम यूज कीजिए आप लोग भी, उसमें कोई प्राइवेसी सब मेंटेन रहेगा आप लोग का। उसमें हम बता रहे थे कि आपको इसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्टिमुलस पे काम करता है। अब ये आप तुम लोग कहेगा कि सर हमको अच्छा खराब बताइए, लेकिन यहीं पे दिमाग लगाना होगा, ये दोनों अच्छा है सर, कोई खराब नहीं है सर, ठीक है। कोई भी लड़का ये कंपैरिजन करते करते ये नहीं डिसाइड कर लेना कि बहुत अच्छा ये नहीं, दोनों का माहौल के हिसाब से दोनों जरूरत है जी, ठीक है। दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं, ये स्पेलिंग NCERT फिंगर टिप्स में इस्तेमाल किया है कि न्यूरल एक सिस्टम दूसरे और हाँ जी, क्या हुआ, एक दूसरे से क्या कुछ बोल रहे हो, आवाज सुन रहा है, खराब आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि सिंक्रोनाइज एक दूसरे से रहता है। हाँ, मतलब एक दूसरे पे सिंक्रोनाइज रहता है, मतलब एक दूसरे से मिल के काम करता है जी, ठीक है। मतलब कभी तालमेल जरूरी है सर दोनों के बीच में, बोथ आर सिंक्रोनाइज होते हैं, है ना जी। सिंक्रोनाइज के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। क्लियर हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम आप लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, हम लोग किसके बात करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात करेंगे। ये हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे काम करता है, ये टॉपिक हो चुका है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैसे काम करता है। हमने जानबूझ के फीडबैक मैकेनिज्म नहीं समझाया, ट्वेल्थ के सिलेबस में समझाएंगे या नहीं तो 10th के सिलेबस में फीडबैक मैकेनिज्म समझाएंगे जी, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म कुछ बोल रहे हो क्या? लास्ट वाला पॉइंट क्या है, डिपेंड ऑन स्टिमुलाई, मतलब किसका माइक ऑन है? हाँ, हम बता रहे थे कि आपको स्टिम्युलाई क्या होता है वही पूछ रहे, डिपेंड ऑन स्टिम्युलाई वाला लाइन लिखे है ना आप, ये पूजा भाई जैसे पूछ रहे हैं। झटका, ये स्टिमुलाई जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि झटका, मतलब कोई आपको चोट पहुंचाया, कोई डर महसूस हुआ तब निकला ये, ठीक है जी। लेकिन जबकि ये फीडबैक मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, फीडबैक मतलब होता है रिस्पॉन्स लेता है, बॉडी चेक करता रहता है कि आपके शरीर में कोई हार्मोन कम तो नहीं गया है, कोई हार्मोन ज्यादा तो नहीं हो गया है। फीडबैक का मतलब होता है जैसे कि मार्केट में क्या उसका डिमांड क्या है, मार्केट में उसका डिमांड है या नहीं, इस तरह का एनालिसिस करना। जैसे मान लो कि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तब आपको ब्रेन सोचता है क्या कि नहीं भाई ग्लूकोज को कम करना है, तब वो क्या करता है सर, आपको इंसुलिन बनाने के लिए कहता है जी, ठीक है। तुम कहोगे तब मतलब बन जाए, जैसे हम तुमको धक्का मारे आपको या कहे कि भाई तुम इंसुलिन बनाओ, तब नहीं बनेगा इंसुलिन। इंसुलिन तब बनेगा जब शरीर को लगता है कि जरूरत है, नहीं तो वो नहीं बनाएगा जी, ठीक है। उल्टा फुल्टा केमिकल खा लेंगे तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा ना, हार्मोन ज्यादा या कम निकलने लगेगा। नहीं तो सर नॉर्मली देखा जाए तो ये हार्मोन तभी निकलता है जब बॉडी को जिस हिसाब से जरूरत पड़ता है जी, ठीक है। हम उस दिन में समझाए थे ना कि बहुत सारा हार्मोन तब निकलता है जब आपको जरूरत हो सर, है ना जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे है ना जी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तब निकलेगा जब उस लड़के को जरूरत होता है जी, रिप्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए 14 साल की उम्र से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसका मतलब कोई ना कोई है जो फीडबैक ले रहा है कि अब कब इसको रिप्रोडक्टिवली फिट करना है। लेकिन जब स्टिमुलस होता है ना,
जैसे अभी आप बैठे हुए थे, आप पीछे से है ना कोई आपको टोक दिया ऐसे करिए, अब उससे गुस्सा करना है कि उससे आपको झटके में रिस्पॉन्स देना है, तो इसके लिए सर कौन होगा सर? स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस मैंने बाहरी कुछ धक्का मुक्की जो होता है ना, जैसे आपको कोई टच किया, एनवायरमेंट से आपको कुछ सिग्नल मिला, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप देखे और देखने के बाद आपको ये तो ये पेड़ है जी, ठीक है, तो देखने के बाद आपको सीधे जवाब आ गया पेड़ आ गया, तो देखना मतलब विजन एक स्टिमुलस हुआ आपकी तरफ, लाइट का इंटेंसिटी का स्टिमुलस जो आपको क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए कह रहा है। लेकिन यही जगह पे सर आपके अंदर में हार्मोन बनता है ना, ये हार्मोन किसी ना किसी रिस्पॉन्स पे बनाता है, ब्रेन चेक करता है कि भाई कोई हार्मोन कम तो नहीं गया है, कोई बेसी तो नहीं हो गया, उस हिसाब से काम करता है। आपके बोलने से या आप सोचने से आप हार्मोन नहीं बना सकते हैं, पर स्टिमुलस जो होता है मतलब न्यूरल कंट्रोल कैसे हो सकता है, एक स्टिमुलस काफी है सर, एक झटका लगेगा, उस झटका से आपको न्यूरल कंट्रोल काम करना शुरू कर देगा जी, ठीक है। सच आज हम ये कह दे जाके उठ के एक गिलास पानी लेके आओ, इसका मतलब ये न्यूरल सिस्टम करवा रहा होगा। हम ये कह दे जा तुम अपने बॉडी में इंसुलिन बनाओ, ये तुम हमारे बोलने से नहीं होगा, ये ब्रेन कहेगा अच्छा इंसुलिन कम है तो ठीक है बना देंगे आधा घंटा बाद, ऐसे सोचेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब फीडबैक हुआ ना, समझ में जी। कंपनी को तुम जा 5 गो लड़का मिलकर कंपनी को गलिया रहा है, तो कंपनी का काम तुम्हारी बात सुन लेगा नहीं जी, 10-20 लाख आदमी गलिया दिया तब ना जाके कहा हाँ मेरा प्रोडक्ट खराब था, तो वैसा टाइप का है यहाँ पे, ठीक है। तो फीडबैक और स्टिमुलस दोनों अलग अलग चीज है। स्टिमुलस का काम कौन करता है? स्टिमुलस डिपेंड अपॉन न्यूरल कंट्रोल, स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, झटका उसका मिला उस पर, ये फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स देखता है कि मार्केट में कैसा डिमांड है, उसके हिसाब से ये काम करता है, केमिकल कंट्रोल या इंडोक्राइन कंट्रोल भी, ठीक है। हम लोगों को इस चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल पढ़ना है जी, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे जी, ठीक है। ये चैप्टर डेडिकेटेड है किसके लिए? न्यूरल कंट्रोल के लिए डेडिकेटेड है जी, ठीक है। तो नया टॉपिक नया दौर स्टार्ट हो गया, न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में हम क्या पढ़ेंगे आपको, है ना, न्यूरल कंट्रोल में हम आपको है ना न्यूरल सिस्टम पढ़ाएंगे, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ाएंगे जी, ठीक है। और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो इसी के अंदर में हम आपको इसका न्यूरॉन पढ़ाएंगे, न्यूरॉन पढ़ाएंगे, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन पढ़ाएंगे, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन पढ़ाएंगे, और है ना उसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करता है। देखो इसी बुक में हम न्यूरॉन का जब फोटोग्राफ भी बनाएंगे आपको, न्यूरॉन जब बता देंगे तो एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करता है ना, इस घटना को सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स पढ़ाया जाएगा। ये 10th वाले बच्चे के लिए सिनैप्स बहुत जरूरी है जी, ठीक है, सिनैप्स पढ़ना हम लोगों को, है ना जी। ए लड़का हला, तो हम बता रहे थे कि आपको है जी सिनैप्स इस टॉपिक पढ़ना है। सिनैप्स 10th वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत भी है। असल में तुम कहोगे सब तो पढ़ सकते थे सर हम, लेकिन ये हम पढ़ाएंगे आपको सिनैप्स। सिनैप्स सबसे भी होगा जब दो न्यूरॉन मिलता है, इस घटना को सिनैप्स कहते हैं जी। सिनैप्स क्या होता है उसको चेक करेंगे हम लोग, जब सिनैप्स समझ जाओगे ना तब स्टार्ट होगा ब्रेन, तब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, है ना जी। तब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कोड के बारे में, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे आपको है ना सेंस ऑर्गन के बारे में। अभी हम बताए भी थे सेंस ऑर्गन 5 होता है जी, ठीक है। सेंस ऑर्गन को भी चेक कर लेंगे हम लोग क्या कौन से है। और असल में नीट का जो तैयारी कर रहे हो, नीट वाले बच्चे सबके लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए आई और ईयर याद करना है, सॉफ्ट क्वेश्चन के लिए। वो चाहती है कि बस एक क्वेश्चन बन जाए इस चैप्टर से, तो उसको आई और ईयर पढ़ के जाना है। किसी साल आई पूछेगा तो किसी साल ईयर पूछेगा जी। इस साल 2021 में चांस रखो आई से टॉपिक से पूछने का जी, ठीक है, आई से आ सकता है इस साल क्वेश्चन। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे शुरू करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। देखिए न्यूरल सिस्टम पढ़ने से पहले तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, इससे न्यूरल सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एनिमल किंगडम में चलो था, एनिमल किंगडम जब हम पढ़ रहे थे हम लोग, तो याद कीजिए स्पंज के पास न्यूरल सिस्टम नहीं होता है। न्यूरल सिस्टम एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन से मिलकर काम करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होता है, एब्सेंट था किसमें जी, याद आ रहा किसी को? न्यूरल सिस्टम एब्सेंट होता में पहली बार मिलता है, हाँ स्पॉन्ज में एब्सेंट था और सीलेंट्रेटा में मिलता है पहली बार। हाँ वही सीलेंट्रेटा में पाया गया था। प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम सबसे पुराना किस्म का प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम, ये कहाँ पाया गया था सर आपको, है ना जी, ये पाया गया था सर सीलेंट्रेटा और है ना वही टीनोफोरा, स्टार्ट हो गया था सीलेंट्रेटा से, है ना जी, कोलेंट्रेटा या सीलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा था ना जी, सीलेंट्रेटा, COEL, कोलेंट्रेटा पड़ता को, लेकिन चलो हटा जो भी सीलेंट्रेटा पर होना, जो भी हो हाइड्रा लिख देते हैं, है ना, सही नहीं याद आ रहा अभी, ठीक है। तो हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं है ना प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम क्या है ना जी। इसका मतलब क्या होगा सर, प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है सर कहाँ से, आपको हाइड्रा से स्टार्ट हो जाता है जी, ठीक है। ये हाइड्रा जो देखते हैं सर, यहीं से प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम कहे थे एक बार कि सर इसके पास न्यूरल सिस्टम तो होता है बट नो ब्रेन, बट
नो ब्रेन, इसके पास ब्रेन नहीं होता है जी। याद कीजिए सब आदमी, इसके पास कोई ब्रेन नहीं दिखाई देता है जी। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम है बट नो ब्रेन, इसका जवाब होगा सर आपको क्या, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा आपको बंदा है जिसके पास सर नहीं होता सर, मतलब याद नहीं रख सकता है सर कुछ चीज को, है ना, बस समझ रहा है कि करना क्या है, और अगले दिन यही चीज होगा तो फिर से उसको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, मतलब ये मेमोरी को स्टोर नहीं कर सकता है जी। तो हम आपको बताए थे ब्रेन कहाँ से शुरू हुआ था जी, तो सर ब्रेन आपको न्यूरल सिस्टम विथ ब्रेन, न्यूरल सिस्टम है ना जी विथ ब्रेन, ये ब्रेन कहाँ से शुरू हुआ था, तब आपको प्लेटी हेलमेंथिस से शुरू हुआ था जी। याद आ रहा है जी, प्लेटी हेलमेंथिस से लेके लास्ट तक सबके पास ब्रेन में खाली स्टारफिश को छोड़ करके। याद आ रहा है जी किसी को, ये सब पढ़ाए हैं एनिमल किंगडम में आपको, यस ब्रेन का सर। सिफिलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, प्लेटी हेलमेंथिस से, बीच में खाली काइनोडर्माटा में गायब हो जाता है, और फिर आपको आ जाता है हेमिकोडाटा कोडाटा में जी। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये बताए थे कि अगर आप न्यूरॉन्स को हड्डी से कवर कीजिएगा, न्यूरॉन बहुत डेलिकेटेड होता है, एक बार मर गया तो दोबारा नहीं आएगा, है जी। तो हड्डी से जो प्रोटेक्ट करते हैं सर हम लोग, है ना जी, बोन से प्रोटेक्ट करते हैं जी। ठीक है, और जब न्यूरॉन को आप बोन से प्रोटेक्ट करते हैं सर, ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन के जो आपको अंदर का इलाका होता है सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल बॉडी के नाम से लाते हैं, सेल बॉडी के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, लेकिन अगर किसी पे हड्डी नहीं होता तो सर उसको गैंग्लियॉन्स बोलते हैं, गैंग्लियॉन्स। न्यूरॉन है, इस पे आप मांस से कवर कर रहे हैं, मसल्स से, तो सर इसका मतलब उसका क्या नाम पड़ जाएगा, गैंग्लियॉन के नाम से पड़ जाए। ऐसे न्यूरॉन को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, गैंग्लियॉन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, या आप इसको फाइबर बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग फाइबर के नाम से, फाइबर या ट्रैक के नाम से बुलाते हैं, फाइबर या ट्रैक्ट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होता है, गैंग्लियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं या गैंग्लिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग में दोनों चीज होता है, गैंग्लिया भी होता है हम लोग में, हम लोगों में सेल बॉडी भी होता है। कभी कभी यहाँ सब पे भी आप छुइएगा तो आपको क्या होगा सर, आपको एक बटन जैसा स्ट्रक्चर फीलिंग होगा, कभी कभी तो बटन नुमा जो स्ट्रक्चर से देखिएगा, फील कीजिएगा, वही गैंग्लियन है जी। ठीक है, गैंग्लियन क्या होता है ना, आपको न्यूरॉन विदाउट है ना बोन, है ना, प्रोटेक्शन, बिना बोन के प्रोटेक्शन के रहे तो जी। ठीक है, और आपको हम बताए थे कि अच्छा से अच्छा आपको दिखाई देगा इंसेक्ट में, इंसेक्ट जब आ जाते हैं सर हम लोग, इस सब के पास है ना वेल डेवलप क्या होता है सर, आपको है ना नर्वस सिस्टम आ जाता है, हमेशा विथ ब्रेन के साथ, है ना जी। ये बात हम लोग सीख चुके हैं या समझ चुके हैं जी। हम लोग अब अपनी बात करते हैं, है ना, क्या हुआ, 2 मिनट बचा है। रहने तो यहीं तक। ठीक है, आज कल से फिर देखते हैं, कल से सर टाइमिंग पे स्टार्ट करें। हाँ बोलिए। सर एनालिडा में जो गैंग्लियन होता है तो वो तो आप थोड़ा अलग तरीके से समझाए थे। क्या, पैरेलल गैंग्लियन, यस सर। पैरेलल गैंग्लियन ना, यस सर। वेंट्रल, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो, है ना, नहीं बोले थे पैरेलल गैंग्लियन होता है जी। क्लास इंड हो गया है ना जी, यही टाइम रहेगा, अभी टाइम चेंज नहीं होगा। बोलो जी सर होमियोस्टैटिस को क्या बताए थे, नेट चला गया। टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट बनाते हैं, इसको कहते हैं होमियोस्टैट। होमियोस्टैट का मतलब है टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। और वो जो देखना उसमें अर्थ में गैंग्लियन होता है ना, पेड़ होता है जी, और कुछ क्या नया बताया था, नीचे की तरफ से होता है गैंग्लियन को लैटरल प्रोटेक्शन नर्व दिया सब जाता होता है। है। हाँ वही ना, नर्व सब होता है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, फाइबर से होता है ना। सर हमेशा अब ये बोलो। 10-15 में होगा। नहीं 10-15 में नहीं, कल से 10 बजे होगा। आज पिछला बैच, आज हम 9 बजे उठे किए हैं, 8:9 में, इसलिए आज पूरा बैच पीछे चला गया। ठीक है, कल से सब कुछ ठीक रहेगा। आज सुबह वाला बैच ले ही नहीं पाया, हम नींद में ही चले गए, मतलब पता ही नहीं चला, 8:30 बजे तो उठे ही थे, और एक सर 5 हम बजे लोग बैच उठ के बंद किया बैठे था, हुए उस टाइम थे। में बारिश हो रहा था जी। ठीक है, इसलिए नहीं 5 बजे लिए थे, कोई आया ना था जी 5 बजे में। सर हम लोग नहीं उठ के बैठे हुए थे सर। हम उठे हुए हम अभी आ रहे थे सर, आधा पानी में डूब गए थे, फिर छोड़ दिए, आधा 5 पैर बजे तक में, पानी। नहीं 7 अभी बजे आ में, रहे थे, अभी आ रहे थे, अभी पानी लगा हुआ है बाहर रोड पे, बहुत ज्यादा, आधा पैर डूब रहा था। ज्यादा लगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ लिया करो, ठीक है, नहीं तो आ जाओगे तो आ सकते हो, आ जाओ। एक जूता आई खरीदो नहीं बढ़िया, सकता। लेदर वाला नहीं होता है। हमको नहीं पता था, वही डुमडुमा से भी आ सकते हैं, हम भूल गए थे, नहीं तो आ जाते हैं। फोम टाइप का, हाँ वही लेदर टाइप का रहता है, वो आर पार नहीं जाएगा पानी, सर जूता अच्छा गमबूट रहता है वो, है ना। वही अब ये दरभंगा में तो नाव खरीद लो रे, समझना जी। जैसा सोच रहे सुंदर पैसा मिला के खरीदेंगे। सुंदर, नाव खरीद लो, नाव है जी। नाव खरीद लो, नाव से आना आप, ठीक है। वो तो ये आसना आती होगी तो नाव वैसे चलती हुई, नाव खरीद लीजिए आसना। थर्मोकोल का नाम। हाँ नाव से खरीद लो, डब्बा बनाओ का एक ड्रम व्रम सब खरीद लो, उसी पे लटक के आना। आसना तो वही कर रही होगी अभी, पार्किंग लॉट है सर आपके पास? क्या नाव का।